एक बहुत रैपिड से रिव्यू दे देता हूँ एंड देन वी मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेंसरी सिस्टम टुडे। हम लोगों ने कहा था कि दो तरह के आपके पास रिसेप्टर्स जो हैं वो पेन पाथवे के अंदर इन्वॉल्व हैं। वन इज एसोसिएटेड विद द फास्ट पेन एंड अदर इज एसोसिएटेड विद द स्लो पेन। जो इसके साथ फाइबर आपका जो है वो अटैच हुआ है, वो फाइबर जो है ए डेल्टा फाइबर कहलाता है। फास्ट पेन को कंडक्ट करता है। जो इसके साथ न्यूरो ट्रांसमीटर अटैच होता है दैट इज ग्लूटामेट। और जो आपका स्लो पेन को लेकर जाता है ये टाइप सी का फाइबर होता है। और जो न्यूरो ट्रांसमीटर इस्तेमाल होता है दैट इज सब्सटेंस सी। और मैंने कहा दोनों साइड टू साइड जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो एंटर अप होते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड में एंटर अप होने के बाद दे डिवाइड इनटू द लोकल सर्किटरी जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डॉर्सल कॉलम के साथ देखी थी। और उसके बाद इनकी एक ब्रांच जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके डॉर्सल कॉलम के अंदर जो है ब्रांच ऊपर की तरफ उठ रही थी। अब लेट्स सपोज कि हम सबसे लोअर मोस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो S5, S4, S3 एंड ऑन इट विल गो अप टिल द लेवल ऑफ C1। तो जो फाइबर्स हैं वो इन दोनों ही रिसेप्टर से दे विल कीप ऑन एंटरिंग एट देयर पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हर डर्माटोम से उठता हुआ फाइबर जो है वो आपका एंटर अप होता रहेगा और नीचे से आने वाले फाइबर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर फाइबर को ज्वाइन करते चले जाएंगे। डॉर्सल कॉलम के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जी आपका जो मिडल्ला के लेवल के ऊपर दो स्पेसिफिक रिले पॉइंट्स पड़े हुए थे, न्यूक्लियस ग्रासिलस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस। ग्रासिलस जो है वो ग्लूटियल यानी कि लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से फाइबर्स को जो है वो रिसीव कर रहा था। और क्यूनिएटस या सर्वाइकल यानी कि अपर हाफ ऑफ द बॉडी के फाइबर्स को रिसीव कर रहा था। तो जो न्यूरॉन आपका रिसेप्टर से डॉर्सल कॉलम के अंदर जो है वो चला था वो यहाँ पर आकर जो है वो टर्मिनेट हो गया था। यहाँ से आपका जो है वो जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन उठा था उसने क्रॉस किया था और वो गया था आपके थैलेमस की तरफ ऑपोजिट साइड के, और यहाँ वाला इस तरफ आ गया था। तो ये क्रॉसिंग ओवर मेडुल्ला के लेवल के ऊपर यहाँ पर हुई थी एंड देन दे वेंट टू द रिस्पेक्टिव सेंसरी कॉर्टेक्स ओवर हियर। What exactly is happening in the anterolateral column या जिसको आप spinal thalamic tract बोलते हैं, उसके अंदर आपका जो फाइबर यहाँ पर एंटर अप हो रहा है और ऊपर की तरफ जो ब्रांच मूव कर रही है वो दो सेक्शन ऊपर जाकर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही जो है वो ऑपोजिट साइड के ऊपर क्रॉस कर जाती है। दैट मीन्स कि S5 से उठने वाला फाइबर S3 के लेवल पर जाकर क्रॉस कर जाएगा, S3 वाला जो है वो आपका S1 के लेवल के ऊपर क्रॉस कर जाएगा एंड ऑन इट विल गो। सो यहाँ पर एंटर होने के बाद, और ये हम लोग देख रहे हैं आपका न्यू स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट के साथ, यानी कि वो ट्रैक्ट जो कि आपके फास्ट पेन जो है वो ट्रांसमिट करता है। तो फास्ट पेन आपका ए डेल्टा फाइबर ग्लूटामेट सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में एंटर अप होंगे। एंटर अप होने के बाद दे आर गोइंग टू गो टू सेक्शन, जब आप ऑपोजिट साइड के ऊपर ये कम्युनिकेट करेंगे उसके बाद ये सीधा जो है वो असेंड करेंगे और जाकर जो है वो थैलेमस के अंदर जो है दे आर गोइंग टू रिलेट। और थैलेमस के अंदर जो है वो इसका जो न्यूरॉन है वो टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ से फिर आपका एक सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन उठेगा जो कि आपका कॉर्टेक्स के अंदर जाकर जो है वो टर्मिनेट होगा। सो वी विल हैव दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट इन केस ऑफ द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। इसी तरह से जो आपका स्लो पेन का जो फाइबर था, वो टाइप सी फाइबर उठ रहा था, ऐसे ही वो इसके साथ साथ चल रहा था। ऐसे ही उसकी दो सेक्शन ऊपर जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो गई थी, ऐसे ही जो है वो थैलेमस तक पहुंचा था। बट द डिफरेंस ओवर हियर इज दैट के ब्रेन स्टेम के अंदर वेरियस जो है वो एक्टिवेटिंग न्यूक्लियाई जो है पड़े होते हैं जिन्होंने ब्रेन की एक्टिविटी को जो है अलर्टनेस के लेवल के ऊपर जो है रखना होता है। इसको कलेक्टिवली जो है वो हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोलते हैं, रास। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है वो आपके मौजूद होते हैं। ये मल्टीपल ब्रांचेस देता हुआ थैलेमस के अंदर ही जो है वो टर्मिनेट हो जाता है और इसका कोई भी जो है वो पोर्शन आपकी कॉर्टेक्स की तरफ जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता। सो डिफरेंस द डिफरेंस ओवर हियर वाज दैट कि जो स्लो आपका जो पाथवे है वो थैलेमस के लेवल के ऊपर टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि थैलेमस जो है वो आपका बेसिकली रिले सेंटर होता है या जो इंटरप्रेटिंग सेंटर होता है, हायर सेंटर होता है फॉर स्लो क्रॉनिक पेन। जबकि रिफाइंड डिग्रीज को हासिल करने के लिए जो आपका फास्ट पेन का फाइबर होता है वो कॉर्टेक्स तक जो है पहुंचता है। दैट इज वाई अगर हम कॉर्टेक्स को जो है वो डैमेज कर भी दें तो जो पेन की इंटरप्रिटेशन है वो पेन की इंटरप्रिटेशन जो है वो होती रहती है, वो कि उसके अंदर आप रिफाइनमेंट जो है उसको एड अप नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता थैलेमस अगर आपका डैमेज हो जाए तो इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर जो है वो आप पेन जो है उसको ना परसीव कर सकेंगे और ना ही जो है जो पेन है उसके अंदर आपको रिफाइंड डिग्री जो है उसको एड अप कर सकेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने एक स्पेसिफिक जो है वो डिसऑर्डर देखा था, PLS दैट इज फैंटम लिम्ब सिंड्रोम।
हम लोगों ने बताया कि जो आपके वर्ल्ड वॉर के पेशेंट्स होते थे जिनके अंदर एम्पुटेशन हो जाया करती थी, जिस लिम्ब की एम्पुटेशन हो जाया करती थी, वो डॉक्टर्स को बताते थे कि जी उन्हें लगता है कि वो लिम्ब अभी भी वहां पर मौजूद है एंड दे कैन फील द पेन इन इट। सो दे फाउंड कि आपका बिकॉज के जो सेंसरी कॉर्टेक्स है पेन से रिलेटेड, उसके अंदर बिकॉज के टॉपोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हर पर्टिकुलर डर्मेटोम एक स्पेसिफिक जो है वो सेक्शन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर डर्मेटोम को रिमूव कर देंगे तो उससे उठने वाला फाइबर जो है वो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर सेंटर को जो है वो स्टिमुलेट नहीं कर सकता, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये सेंटर आपका इनएक्टिवेट हो जाएगा। उसके जो आसपास के जो एरियाज पड़े हुए होंगे, बिकॉज के सेंटर एक्टिवेट हो गया है तो उसको ग्रो करने का जो है मौका मिल गया, एंड दे विल डेवलप देयर सिनेप्सेस इनटू दीस पर्टिकुलर सेंटर्स जो कि इनएक्टिव हो गए हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, अब अगर मैंने किसी लंबर एरिया को जो है वो स्टिमुलेट किया है जो कि इस पर्टिकुलर सेंटर के करीब करीब पड़ा हुआ था, तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी पेन फील होगा और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी जो है आपको सेंटर जो है वो आपका एक्टिवेट होगा जो कि ऐसे लिम्ब के साथ एसोसिएटेड था जो कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करता। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द पेशेंट इज गोइंग टू डेवलप द फीलिंग कि जी पेन उसको जो है वहां पर भी हो रहा है जहां पर एक्चुअली जो है वो पेन का स्टिमुलस जो है वो दिया गया है, बल्कि उस एरिया में भी हो रहा है जो कि अब आपका जो है फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। Because it was supposed to be a novel feeling developing in a limb or in a part which does not exist. So that is why it was known as PLS, जिसको आप phantom limb syndrome बोलते हैं। ये phantom limb syndrome का पूरा 5 नंबर का सवाल जो है वो कभी कभार आपके एग्जाम के अंदर आ जाया करता है। So this is very important. So with this particular thing, हम लोग जो है वो जो आपका एंटीरोलैटरल कॉलम है उसको जो है वो खत्म कराए हैं। टुडे वी जस्ट नीड टू गो थ्रू नेचुरल एनाल्जेसिक पाथवे। अच्छा, नेचुरल एनाल्जेसिक पाथवे उसके जो है वो नाम से ही जो है वो जाहिर है आपका कि जी दिस पर्टिकुलर पाथवे इज एसोसिएटेड विद द सप्रेशन ऑफ पेन। आपकी बॉडी के अंदर जो है वो नेगेटिव जो स्टिमुलाई होते हैं उनको सप्रेस करने का नेचुरल मैकेनिज्म जो है वो हर जगह पर मौजूद होता है। और पेन इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव स्टिमुलस जो कि आपकी बॉडी जो उसको रिसीव करती है। बिकॉज कि अगर आप नेगेटिव स्टिमुलस कॉन्टिन्यूस ग्राउंड्स के ऊपर लेते रहें तो आपका जो लिम्बिक सिस्टम होता है उसके अंदर हैवक क्रिएट करता है। दैट इज वाई वो लोग जो कि कॉन्टिन्यूली जो है वो किसी पेनफुल इवेंट को जो है एक्सपीरियंस करते रहे हों, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इमोशनल हो, उनके अंदर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं और पर्सनालिटी डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो बहुत ग्रॉसली आप लोगों को जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ऑलमाइटी हैज सेट अप अ सिस्टम ओवर हियर जो कि आपका जो है बोथ इमोशनल और फिजिकल पेन जो है उसको रिड्यूस करने का जो है वो काम करता है। अभी हम बिकॉज के फिजिकल एलिमेंट्स या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, लिम्बिक में हम किसी वक्त पहुंचेंगे तो हम इमोशनल पेन्स के ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। तो जो नेचुरल एनाल्जेसिक सिस्टम है जी दैट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द सप्रेशन ऑफ पेनफुल स्टिमुलस जो कि आपका एंटीरोलैटरल कॉलम जो है उसको जो है वो लेकर आ रहा है। इसके अंदर जो है वो 3-4 इंपॉर्टेंट नाम है और ये तमाम के तमाम जो नाम है वो आपके जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है उसका जो है वो पार्ट है। और हमने अभी ये जो है गुफ्तगू की थी कि जो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है वन वे और अनदर वे आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है उसको जो है वो enhance करता है, उसको अपग्रेडेड रखता है। तो वी हैव गॉट अ पेरी एक्वेडक्टल ग्रे एरिया इन मेसेनकेफ्लॉन एंड अपर कॉन्स। पेरी एक्वेडक्टल का मतलब होता है जब हम थोड़ा सा एनाटॉमी में ऊपर जाएंगे तो आपका ना सीएसएफ जो है जो बन रहा होता है उसका ड्रेनेज हो रहा होता है फ्रॉम अपर एरियाज इनटू द लोअर एरियाज थ्रू अ पर्टिकुलर एक्वेडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपका पड़ा हुआ है, उसके अंदर आपका जो है मेनिंजियल कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो बन रहा है। सीएसएफ के दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और फिर सीएसएफ नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जिस पर्टिकुलर डक्ट के जरिए जो है फ्लो कर रहा होता है इसको एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस बोला जाता है, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। इसके इर्द गिर्द जो आपका एरिया पड़ा हुआ होगा या जो न्यूक्लियाई पड़े हुए होंगे उसको आप जो है वो पेरी एक्वेडक्टल एरिया जो है वो कहेंगे। और ये आपका मेसेनकेफ्लॉन यानी कि मिड ब्रेन और अपर पॉन्स के लेवल के ऊपर जो है वो मौजूद होता है। इसी तरह से एक और न्यूक्लियस है जिसको आप रेफे मैग्नेस न्यूक्लियस बोलते हैं, ये लोअर पॉन्स और अपर मेडुला। ये एनाटॉमिकल डिटेल्स हैं या आप ऐसे याद कर लीजिएगा, इसमें कोई समझाने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जो रेफे मैग्नेस न्यूक्लियस होता है ये बेसिकली आपका जो है स्लीप इंड्यूसिंग न्यूक्लियस होता है। जब हम स्लीप की फिजियोलॉजी पर पहुंचेंगे हम इसको जो है वो डिटेल के अंदर जो है वो गो थ्रू करेंगे।
और न्यूक्लियस रेटिकुलारिस पैरागैंग्लियोसेलुलारिस जो कि आपका लोअर मेडुला के अंदर है। इसमें देखिए लव्स रेटिकुलारिस आ रहा है, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन का एक मेजर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस रेटिकुलारिस पैरागैंग्लियोसेलुलारिस लोअर मेडुला के अंदर। तो ये जो तीन एरियाज हैं, एक आपका पेरिएक्विलेटरल ग्रे एरिया है, उसके साथ आपका जो है वो रेफ्री मैग्नस न्यूक्लियस पड़ा हुआ होगा, और उसके साथ नीचे जो है वो आपका पड़ा हुआ होगा न्यूक्लियस रेटिकुलारिस पैरागैंग्लियोसेलुलारिस। ये तीनों जो हैं आपके कंबाइन टुगेदर होकर जो है वो एक सिस्टम जो है उसको डेवलप करते हैं डिसेंडिंग पाथवे, जो कि बेसिकली उन पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर आकर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो टर्मिनेट होता है, जहां पर आपका जो है जो लेटरल कॉलम है वो यहाँ से एंटर अप होता हुआ सिनेप्स कर रहा होता है। सो इट इज रनिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन के अंदर आपका जो है वो लेटरल कॉलम जो है वो रन कर रहा होता है। तो लेटरल कॉलम, लेट्स सपोज दैट दिस वाज ए डेल्टा फाइबर, और ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यहाँ पर आकर जो है इसने जो है वो रिले किया है, और उसके बाद फिर इसकी जो ट्रांसमिशन हुई है एनाटॉमिकल वो इस डायरेक्शन के अंदर हुई है, एंड देन इट हैज स्टार्टेड टू असेंड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ऊपर। तो यहाँ पर इसका सिनेप्स जो है उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लोकल सर्किटरी का जो है वो डेवलप हो रहा होता है। ये तीनों एरिया से जो उठने वाला फाइबर है आपका पेरिएक्विलेटरल ग्रे एरिया से, ग्राफे मैग्नस से और न्यूक्लियस पैरागैंग्लियो सेल्युलारिस से, ये उठकर आता है और इसके ऊपर जो है वो सिनेप्स करता है इन द रिवर्स डायरेक्शन। एज यहाँ पर जो इसने केमिकल जो है उसको रिलीज करना है, वो केमिकल बेसिकली जो आपका ग्लूटामेट होता है, या जो सब्सटेंस सी होता है, उससे रिलेटेड जो एक्टिवेशन होती है उसको जो है वो ब्लॉक कर देता है। जब ये ब्लॉकेज यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर डेवलप हो जाता है, तो जाहिर है आप पेन को यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रांसमिट नहीं कर सकते, और फिर आप जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है उसके न्यूक्लियाई एक्टिवेट नहीं कर सकते, थैलेमस एक्टिवेट नहीं हो सकता, कॉर्टेक्स एक्टिवेट नहीं हो सकती है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी जो पेन की सेंस होती है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। सो दिस इज अ पर्टिकुलर सिस्टम जो कि आपका जो है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जो है वो फ्लो करता है। once again this is supposed to be the particular section of spinal cord, और आपका जो लेट्स सपोज के जी ये डेल्टा फाइबर है उसने यहाँ पर आकर सिनेप्स किया है, इसकी ब्रांचेस जो है जब ऊपर की तरफ उठने लगी हैं और यहाँ बन रही हैं, तो ऊपर से जो है वो एक फाइबर जो है वो नीचे डिसेंड कर रहा है, जो कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आकर जो है अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर रहा है। और ये उठा कहाँ से है? ये आपके पीएएस से जो है उठा, पेरिएक्विलेटरल ग्रे एरिया, और ये आपके रेफ्री मैग्नस न्यूक्लियस से जो है वो उठा है, और ये आपका न्यूक्लियस रेटिकुलारिस पैरागैंग्लियो सेलुलारिस से जो है वो उठा है, और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड में हर सेक्शन के ऊपर जो है वो ये अपनी ब्रांचेस जो है उसको देता हुआ आ रहा है एट ऑल द सेक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और जहां पर इसका जो है वो सिनेप्स हो रहा है, वो सिनेप्स आपका जो है उस लेवल के ऊपर हो रहा है जहां पर आपने ये डेल्टा फाइबर को एंटर करवाया था, या आपने टाइप सी फाइबर जो है उसको जो है वो एंटर कराया था। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जब ये अपने ट्रांसमीटर को जो है वो रिलीज करेगा, तो इसका ट्रांसमीटर जो है वो इस पर्टिकुलर ट्रांसमीटर के रिसेप्टर के साथ कंपीट करेगा, और यहाँ पर जो रिसेप्टर पड़ा हुआ होगा उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करके इस न्यूरोट्रांसमीटर को जो है वो बाइंड नहीं होने देगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जब इसका न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड नहीं हो सकता, तो यहाँ से जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस है वो पॉसिबल नहीं है, ये एटलीस्ट रिड्यूस हो गई है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट नेचुरली जो है वो आपने पेन को जो है वो इनहिबिट कर दिया है। दिस पर्टिकुलर पाथवे जो कि आपके एंटीरो लैटरल कॉलम के रिवर्स डायरेक्शन में चलता है और उसकी इम्पल्सेस को ब्लॉक करता है, दैट पर्टिकुलर जो है वो सिस्टम इज नोन एज नेचुरल एनाल्जेसिक पाथवे। वी हैव गॉट दिस पेरिकोरेक्टल ग्रे एरिया, रेफ्री मैग्नस और न्यूक्लियस रेटिकुलारिस। ये जो है वो आपका कंबाइन टुगेदर होकर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है उसको स्टैब्लिश करते हैं। यहीं से आपका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो निकलता है, और फिर ये आपके डॉर्सल हॉर्न के ऊपर पोस्टीरियर एरियाज के अंदर जाकर सिनाप्स करता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो पेन का जो है वो ब्लॉकेज जो है स्टार्ट होता है। तो इसके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं जो इन पर्टिकुलर एरिया से जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं, जो केमिकल्स रिलीज करते हैं उसके अंदर इनकैप्सुलेंट्स आते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो नीचे जहाँ पर आकर आपने इसको किया है, तो यहाँ पर एज अ रिजल्ट ऑफ इनकैप्सुलेंट आप सेरोटोनिन भी रिलीज करते हैं और इनकैप्सुलेंट्स भी रिलीज करते हैं, और ये जो आपके इनकैप्सुलेंट्स होते तो सेरोटोनिन है, ये आपका ए डेल्टा और टाइप सी फाइबर जो है उसको इनहिबिट कर देते हैं। इन पर्टिकुलर केमिकल्स को, जिसको इनकैप्सुलिन और सेरोटोनिन सिस्टम बोला जाता है, इसको आप नेचुरल ओपिएट्स भी बोलते हैं।
यानी कि ये बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं जैसा कि आपका ओपियम जो है वो काम करता है। ओपियम भी जो है वो आपके पेन को जो है वो ब्लॉक करता है। बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, इसी लेवल पर काम करता है, इसी रिसेप्टर पर काम करता है जहां पर आपने जो है वो लेटरल कॉलम की इंफॉर्मेशन जो है उसको जो है वो एंटरप्ट कराया है। दैट इज वाई जो लोग पेन के अंदर होते हैं दे गेट एडिक्टेड टू ओपियम because it gives a very comfy feeling whenever you are having it। तो इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है बिकॉज के दैट इज वेरी मच क्लोजर टू दैट व्हाट इज प्रेजेंट इन द ओपियम केमिकल। तो हम इनको नेचुरल ओपिएट सिस्टम भी बोलते हैं, या हम इसको एनकैप्लन सेरोटोनिन सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसके तीन नाम होते हैं, तीनों नामों से जो है एग्जाम के अंदर पूरे 5 नंबर का सवाल आ सकता है कि नेचुरल एनर्जेटिक सिस्टम पर नोट लिखें, या फिर एनकैप्लन सेरोटोनिन सिस्टम के ऊपर नोट लिखें, या फिर नेचुरल ओपिएट सिस्टम के ऊपर जो है नोट लिखें। तो इन तीनों नामों का मतलब है कि आप नेचुरल एनर्जेटिक सिस्टम के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। तो ये जो नेचुरल आप ओपिएट्स होते हैं, कैप्टन की दो पर्टिकुलर ब्रांचेस हैं, केमिकल इसमें डिफरेंसेस होते हैं। जो आपके जो टर्मिनल बॉन्ड होते हैं दे आर अ बिट डिफरेंट, और इसी के साथ जो आपका डिनॉर्फिन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कंबाइन टुगेदर जो है वो आपका एंडोर्फिन इंकैप्सुलेंट सेरोटोनिन सिस्टम जो है वो बनाते हैं। तो दिस इज सपोज टू बी द natural energetic pathway which runs in the direction opposite to that of the anterolateral column and blocks the transmission of pulses from A delta and type C fibers, resulting in the inhibition of pain, and is consistent of chemicals which are enkephalins, met, and lute, along with the norphins and also serotonins. So combined together, they are known as enkephalin and norphin system also। वन वेरी स्मॉल थिंग जो कि कभी कभार जो है एग्जाम में वंस अगेन पूरे 5 नंबर का सवाल आ जाया करता है कि टेक्टाइल या इलेक्ट्रिकल इनहिबिशन ऑफ पेन जो है वो कैसे पॉसिबल होती है। ऑलराइट, आप लोगों ने कभी जो है वो एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपका जो है वो पैर जो है वो किसी चीज से टकरा जाए और आपको जो है उस टक्कर की वजह से जो है पैर को बहुत शिद्दत का जो है वो पेन जो है वो डेवलप हो रहा हो, तो आप अपने पैर को उठाकर जो है वो एकदम से दबाना शुरू कर देते हैं। और जब आप उसको दबा रहे होते हैं पैर को, तो फिर आपका जो पेन है वो अल्टीमेटली जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसको आप बेसिकली टेक्टाइल इनहिबिशन ऑफ जो पेन जो है उसको बोलते हैं। इसकी रीजन क्या है? हम लोगों ने देखा था कि जी जो टच है, ये जो प्रेशर है, वो आपका ए बीटा फाइबर जो है उसको जो है वो कम्युनिकेट करता है, और ए बीटा फाइबर जो है दैट इज अ मच बिगर फाइबर, उसकी कंडक्शन वेलोसिटी जो है दैट इज मच हायर, उससे वाबस्ता जो कॉर्टेक्स है उसके सेंटर जो है ज्यादा रिफाइंड है। जबकि जो ए डेल्टा फाइबर होता है जो कि फास्ट पेन को आपको लेकर जाता है, दैट इज अ स्मॉलर फाइबर, और इसकी जो कंडक्शन वेलोसिटी है ये जो है वो कम है। तो जिस वक्त आपका ए डेल्टा फाइबर जो है वो आपकी पल्स को, पेन को जो है वो ट्रांसमिट कर रहा होता है, एट द सेम टाइम आप जो है वो एक वायबल प्रेशर या वायबल टच है उसको जो है वो प्रोवाइड कर दें, तो एट द सेम टाइम उसी डर्माटोम में से ए बीटा फाइबर भी जो है वो आपका स्टिमुलेट हो जाता है। बिकॉज कि ये बड़ा फाइबर है, इसकी कंडक्शन वेलोसिटी भी जो है वो आपकी ज्यादा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसमें से इम्पल्सेस जो है वो बहुत तेजी से गुजरना शुरू हो जाती हैं। और जब भी आप किसी यानी कि इलेक्ट्रिकल हम जो वो आपके लॉज पढ़ते हैं कि दो तारें अगर साथ साथ पड़ी हुई हों और एक ही सेंटर जो है वो इन दोनों तारों से जो है वो इनपुट ले रहा हो, और एक जो है वो बड़ी तार हो और उसमें से ज्यादा जो है आपका करंट आ रहा हो, और एक छोटी तार हो और उसमें से कम आपका करंट आ रहा हो, तो जो करंट ज्यादा रजिस्टर किया जा रहा होता है वो करंट होता है जो कि आप बड़े फाइबर से लेकर आ रहे हैं। बिकॉज कि ये तेजी से जनरेट कर रहा है इम्पल्सेस को, बड़ा फाइबर है, ज्यादा मिकदार में इम्पल्सेस जा रही हैं, तो सेंटर है वो मेजरली इसको जो है वो इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है, और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये साइडलाइन हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो पेन है उसकी इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सेम इज द केस विद इलेक्ट्रिकल इनहिबिशन, कि जब आप इलेक्ट्रिकल जो है वो स्टिमुलस जो है वो प्रोवाइड करते हैं किसी स्पेसिफिक जो है वो डर्माटोम के अंदर, तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देने की वजह से जो आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है या जो आपका स्ट्रेच पड़ रहा होता है, तो बिकॉज के ए बीटा सिस्टम आपका ट्रांसफर हो रहा होता है, तो इनडायरेक्टली जो है वो आपका जो पेन का जो सप्रेशन है उसको कॉज करने में जो है वो कामयाब हो जाता है। तो ये वाला सवाल भी पूरे 5 नंबर का आपके एग्जाम के अंदर आ जाया करता है कि जो टेक्टाइल या इलेक्ट्रिकल आपकी जो स्टिमुलेशन है वो पेन की इनहिबिशन जो है
वो कैसे कॉज करती है। सो दिस मच गोज फॉर द आपका जो नेचुरल एनाल्जेसिक जो है वो पाथ पे है। सेंसरी कॉर्टेक्स वंस अगेन इसके अंदर जो है वो एनाटॉमिकल जो है वो बातें हैं, समझाने वाली बातें जो है ना वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। ये फैक्ट्स हैं और इन फैक्ट्स को जो है वो आपने ऐसे ही याद रखना है जैसे कि इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है। वंस अगेन जो है वो पूरे 5 नंबर के सवाल जो है वो आपका आ जाया करता है कि आप सेंसरी कॉर्टेक्स जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो नोट लिखें। तो हमारे पास जो है वो दो, जब हम सेंसरी कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो हम उसको दो एरिया के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। आपका प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स होता है और एक आपका सेकेंडरी सेंसरी कॉर्टेक्स होता है। जो प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स होता है उसको सोमैटो सेंसरी एरिया 1 कहा जाता है, और जो आपका सेकेंडरी सेंसरी कॉर्टेक्स होता है उसको सोमैटो सेंसरी एरिया 2 कहा जाता है। वो ये तो सोमैटोसेंसरी एरिया 1 एक्सटेंसिव है जी। विजुअल वर्चुअली सेंसरी कॉर्टेक्स इसी को कहा जाता है। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, अब मैंने आपसे कहा कि तमाम डर्माटोम्स अपनी अपनी जगह के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं। नेसेसरी होता है सेंसरी एरिया 2 यानी कि सेकेंडरी सेंसरी एरिया के फंक्शनिंग के लिए। और ये जो आपका कॉर्टेक्स के अंदर एक सेंट्रल फिशर पड़ा हुआ होता है, जब हम ऊपर कॉर्टेक्स में पहुंचेंगे तो इसकी एनाटॉमी जो है उसको गौर से देखेंगे। फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसके जंक्शन के ऊपर और आपके बिल्कुल पीछे एक जो है वो आपका फिशर पड़ा हुआ होता है जिसको आप सेंट्रल फिशर बोलते हैं, और उसके बिल्कुल पीछे जो है ये एरिया जो है यहाँ पर लोकेटेड होता है। तो इस पर्टिकुलर एरिया को एरिया 3, 2 एंड 1 कहा जाता है। अगर सोमैटोसेंसरी एरिया 1 जो है उसको रिमूव कर दिया जाए तो लोकलाइजेशन यानी कि ये बताना कि कहीं कौन से एरिया पर कौन से डर्माटोम को प्रिसाइजली स्टिमुलस आया है पॉसिबल नहीं होता। ग्रेड्स को जज करना, वेट्स को जज करना, शेप्स और टेक्सचर को जज करना जो है पॉसिबल नहीं होता। पेन परसेप्शन इंटैक्ट रहती है, ये हम इसलिए अभी देख कर आए हैं कि जो पेन परसेप्शन है वो थैलेमस के लेवल पर हो रही है, गो के इसका जो रिफाइनमेंट का ग्रेड है वो पॉसिबल नहीं होता। इस तरह का सोमैटोसेंसरी एरिया 2 है उसको रिमूव कर दिया जाए तो इसका जो इनपुट है वो सोमैटोसेंसरी एरिया 1 से आ रहा होता है, थैलेमस से आ रहा होता है, विजुअल और ऑडिटरी कॉर्टेक्स से आ रहा होता है। और अगर हम इसको रिमूव कर दें तो जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं और जो जजमेंट आपकी जो है वो डेवलप होती है, जजमेंट मीन्स के कोई चीज़ आपसे कितने फासले के ऊपर है, अगर कोई चीज़ जो है वो वेट रखती है तो उसका वेट कितना होगा, अगर कोई चीज़ पेनफुल हो सकती है तो कितना एक पेन जो है वो कॉज कर सकती है। तो ये जो ह्यूमन डेप्थ आप डेवलप करते हैं जिसको आप इंटेलेक्चुअल डेप्थ बोलते हैं सेंसरी सिनेरियो के अंदर या सेंसरी इंटरप्रिटेशन में, वो आपका जो है वो डेवलप होता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉस। तो सोमैटोसेंसरी एरिया 1 जो है मेजर एरिया है और 2 जो है उसको सपोर्ट देता है, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डेप्थ जो है वो क्रिएट करता है। 6 लेयर्स होते हैं। लेयर 4 जो है वो सेंसरी इनपुट जो है उसको रिसीव करता है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब नीचे स्पाइनल कॉर्ड में थे तो मैंने आपसे कहा था कि लेयर 3 और 4 के अंदर यूजली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंफॉर्मेशन एंटर अप हो रही होती है, और ये अल्टीमेटली चाहे लेयर 3 में हो या 4 में हो, 3 वाली इंफॉर्मेशन भी 4 के अंदर रिले होती है, बिकॉज कि यही 4 वाला आपका लेयर होता है जो कि ऊपर सेंसरी कॉर्टेक्स के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। तो जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आपकी आ रही होगी, चाहे वो डॉर्सल कॉलम से आ रही हो चाहे वो लेटरल कॉलम से आ रही हो, वो लेयर 4 के अंदर जो है वो एंटर अप हो रही होती है, और यही ऊपर जो है वो सेंसरी कॉर्टेक्स को जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपका लेयर 1 और 2 जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन स्टेम से जो है वो लेता है। लेयर 3 और जो आपका लेयर 4 है कंबाइन टुगेदर जो है वो अपने जो रिस्पेक्टिव ऑपोजिट हेमिस्फेयर के अंदर एरियाज होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करता है। जो 5 होता है वो लिम्बिक एरियाज को जो है वो जाता है बेसिकली बेसल गैंग्लिया को, और स्पाइनल कॉर्ड को, और जो लेयर 6 है वो ब्रांचेस देता है, कम्युनिकेट करता है आपका थैलेमस के साथ। तो तमाम के तमाम जो कॉलम्स हैं वो साइड टू साइड जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो अरेंज्ड होते हैं, यानी कि जो डॉर्सल कॉलम से रिलेटेड आपको पेन का जो फाइबर है वो यहाँ पर अरेंज होगा, टच का उसके साथ अरेंज होगा, और आपका जो प्रेशर का है उसके साथ होगा, टेम्परेचर का उसके साथ। तो ये अलग अलग से जो है कॉलम्स के अंदर ये फाइबर जो है वो अरेंज हुए होते हैं। दैट इज हाउ यू आर एबल टू डिफरेंशिएट ऑल द सेंसेस जो है टुगेदर। सो सोमैटोसेंसरी एरिया 1 प्राइमरी बीच आपका जो है वो सेंसरी कॉर्टेक्स है। ये बेसिकली जो है आपका स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन रखता है। सोमैटोसेंसरी 2 के लिए ज़रूरी है। बिहाइंड सेंट्रल फिशर जो है वो मौजूद होता है, इसको एरिया 3, 2 एंड 1 कहते हैं।
फिर रिमूवल ऑफ सोमेटोसेंसिटिव एरिया 1 जो है वो आपकी रिफाइनमेंट्स की तमाम डिग्रीज जो है वो खत्म कर देता है, क्योंकि पेन का परसेप्शन इंटैक्ट रहता है बिकॉज कि ये थैलेमस के लेवल के ऊपर हो रहा है। और जो सोमेटोसेंसरी 2 है जी, ये बेसिकली आपको ह्यूमन डेप्थ जो है उसको प्रोवाइड करता है। लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स, लेयर 4 आपका तमाम का तमाम सेंसरी इनपुट रिसीव करता है। लेयर 1 और 2 जो है वो सेंसरी इनपुट जो है वो ब्रेन स्टेम से रिसीव करता है। लेयर 3 और जो 4 है वो अपने कंटेम्प्रेरी पार्ट ऑपोजिट हेमिस्फीयर के अंदर कम्युनिकेट करता है। लेयर 5 जो है वो आपके लिम्बिक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है। और लेयर 6 जो है वो आपके थैलेमस के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। सो दिस इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंसरी कॉर्टेक्स। इसमें याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं और समझाने वाली चीजें जो है कम हैं, तो इसको जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे ही जो है हम याद कर लें। अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको ऐसे ही लिख दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। वंस अगेन इसमें भी जो है कोई समझाने वाली गुफ्तगू नहीं है, तमाम की तमाम जो है वो हार्ड कोर फैक्ट्स हैं। विजुअल पेन जो है वो कौन कौन सी रीजंस की वजह से जो है वो डेवलप हो सकता है। अगर हम इसके ऊपर जो है गुफ्तगू यहाँ से स्टार्ट करें, इस्कीमिया की वजह से हो सकता है, केमिकल स्टिमुलस हो सकता है, स्पाज्म हो सकता है, ओवर डिस्टेंशन। अगर आप ये देखें तमाम की तमाम चीज़ें वन वे और अनदर वे ब्लड सप्लाई की कमी के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। इस्कीमिया हाइपोक्सिया की वजह से हो रहा है, आपके एनारोबिक मेटाबोलाइट्स जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। केमिकल, वंस अगेन पीएच की तब्दीलियां जब भी आती हैं तो एनारोबिक कहीं ना कहीं मामला चल रहा होता है, यानी कि हाइपोक्सिया। स्पाज्म, जब भी कोई मसल स्पाज्म में चला जाए तो ब्लड सप्लाई उसके अंदर आकर कट जाती है तो टिश्यू हाइपोक्सिक होना शुरू हो जाता है। डिस्टेंशन भी हो, तो कोई चीज़ फैल रही है तो उसकी जो सेंटर के अंदर या उसकी वॉल के अंदर जो वेजल्स पड़ी हुई होंगी वो कोलैप्स कर जाती हैं, तो हाइपोक्सिया, तो कोई भी आपका किसी भी वजह से हाइपोक्सिया हो रहा हो तो विजुअल पेन जो है वो आपका जो है वो कॉज करता है। और जो पेन के फाइबर्स हैं वो ऑटोनॉमिक नर्व के थ्रू होते हुए सरफेस डर्माटोम के ऊपर जो है वो जाते हैं। हार्ट का जो पेन है फॉर एग्जांपल वो C3 और C5 के एरिया के अंदर कम्युनिकेट हो रहा होता है। आप एम्ब्रियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ाए होंगे बिकॉज के उसका ओरिजिन वहाँ से है। स्टमक T7 से T9 के ऊपर जो है वो हो रहा होता है, और अपेंडिक्स जो है वो T10 से T11 के ऊपर जो है वो हो रहा होता है। पैराइटल पेन जो आपका जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो है वो कन्वर्ट होता है, ये भी हम लोग एंटीरोलैटरल सिस्टम के साथ जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ा है। हाइपर एल्जीजिया मीन्स कि आप सुपर सेंसिटिव हैं टू द स्टिमुलस ऑफ पेन, और जिस भी कंडीशन के अंदर आप किसी नर्व फाइबर को एक्सपोज कर देंगे टू द एक्सटीरियर, उन तमाम कंडीशंस के अंदर जो है वो आपका हाइपर एल्जीजिया जो है वो डेवलप होगा। सनबर्न स्किन है, सेकेंडरी है, फॉर एग्जांपल थैलेमिक आपके एब्नॉर्मेलिटीज होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के कुछ रीजन होते हैं, तो उनके अंदर अगर आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनके सिनाप्सिस जो है वो एक्सटीरियर को ओपन अप हो जाए वन वे और अनदर वे, और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट आ जाएं, तो हाइपर एल्जीजिक कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती हैं। शिंगल्स, अगर हम ये बात करें हर्पीस जोस्टर, आपने देखा होगा कि जी गर्मियों के अंदर जो है या सर्दियों के अंदर आपके जो होंठों के कोने हैं वो पक जाते हैं। ये बेसिकली आपका जो है वो हर्पीस इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, इसको हर्पीस जोस्टर जो है वो इन्फेक्शन जो है वो कहा जाता है, और इट इज सपोज टू वेरी पेनफुल। ये आपके ना एक स्पेसिफिक नर्व को अफेक्ट करता है, और उस पर्टिकुलर नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन जिस भी पर्टिकुलर डर्माटोम के अंदर जो है वो मौजूद होगी उसके अंदर जो है वो आपको रैश में निकलता है, और जो आपका जो नर्व होता है दैट बिकम सुपर सेंसिटिव टू द स्टिमुलाई, बिकॉज के जो सोडियम चैनल्स पड़े हुए होते हैं वो ये वायरस जो है वो लीकी कर देता है, जो डायरेक्ट डैमेज टू द नर्व। तो आपका जो है वो हाइपर एल्जीजिया हर पीस के अंदर भी जो है वो डेवलप हो सकता है। टिक डिलरिक्स, ये जी आपका 5th से 9th नर्व जो आपकी पड़ी हुई होती है दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। इसके नर्व फाइबर्स वन वे और अनदर वे जो है वो एक्सपोज हो जाए टुवर्ड्स द एक्सटीरियर, किसी डैमेज की वजह से सॉफ्ट टिश्यू जो ऊपर पड़ा होता है वो किसी वजह से डैमेज हो जाए, फॉर एग्जांपल टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई डायरेक्ट ट्रॉमा जो है वो आपको लगा है, कोई सर्जिकल ट्रॉमा आपने जो है वो एक्सपीरियंस किया है, तो आपका फेस के एरिया के अंदर बहुत शदीद हाइपर एल्जीजिया वो डेवलप होता है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को टिक डोलरिक जो है वो बोला जाता है। वंस अगेन ये तमाम के तमाम हार्डकोर फैक्ट्स हैं, किताब के अंदर लिखे हुए हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है वो समझाने वाली गुफ्तगू जो है वो नहीं। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम ओवर हियर।
वंस अगेन ये आप किताब के अंदर बना हुआ है कि अगर फ्रंटल जो है वो पेन हो रहा होता है तो मोस्ट लाइकली ये नेजल साइनस या आई का जो आपका एरिया होता है ऑर्बिटल, उसके अंदर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। अगर आपका जो है वो एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड का जो है वो पेन हो रहा हो, तो यूजली सेरेब्रल वॉल्ट के जो है वो पेन होते हैं मिग्रेन। ब्रेन अगर पीछे वाले एरिया के अंदर जो है वो आपको डेवलप हो रहा हो, तो ये आपके ब्रेन स्टेम या सेरिबेलम से रिलेटेड जो है वो आपका पेन जो है वो होता है। तो इनकी लोकेशन के ऊपर कभी कभार जो है वो सवाल पूछ लिया जाता है कि डिफरेंट एरियाज के अंदर पेन जो हो रहा होता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो फ्रंटल और एंटीरियर जो आपका वॉल्ट है और जो पोस्टीरियर वॉल्ट है, ये मेजर जो है वो पूछे जाते हैं, किताब के अंदर लिखे हुए भी हैं कि जी इस पेन को आप डिफ्रेंशिएट जो है वो कैसे करते हैं। पेन के साथ एक और भी फाइबर आपका चल रहा होता है जिसको आप जो है वो टेम्परेचर जो है उसका जो है वो फाइबर बोलते हैं कि टेम्परेचर आप कैसे लेकर जा रहे हैं। अ, तो जो थर्मो फाइबर आपका होता है वो यही होता है, टाइप सी और ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं। अगर जो है वो टेम्परेचर 0 से 10 के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करता हो, अ, तो कोल्ड जो है अल्टीमेटली पेन में कन्वर्ट हो जाता है। वंस अगेन हार्ड कोर फैक्ट्स हैं, अब मैं इसके ऊपर क्या गुफ्तगू करूं कि यहाँ पर सोडियम की जो आपकी लीकीनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज के जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना कम हो जाता है कि वो आपके चैनल्स को क्लोज नहीं रख सकता, एनर्जी इतनी नहीं होती। तो 0 से 10 के दरमियान अगर टेम्परेचर एग्जिस्ट करता हो तो आपका जो कोल्ड है वो अल्टीमेटली पेन में कन्वर्ट हो जाता है। 10 से 40 डिग्रीज के दरमियान आपका जो कोल्ड फाइबर होता है वो मैक्सिमली स्टिमुलेट हो रहा होता है। 30 से 49 के दरमियान आपका जो पेन फाइबर होता है हीट के साथ, वो जो है वो स्टिमुलेट जो है वो होना शुरू हो जाता है। जबकि 49 डिग्री से ऊपर मामला चला जाए, तो जो वार्मथ होता है उससे रिलेटेड फाइबर जो है वो आपका जो है वो मैक्सिमली जो है वो स्टिमुलेट हो रहा होता है। सो दीज आर सपोज टू बी द रेंजेस। ये एमसीक्यूज के अंदर आ जाती हैं आपकी कि पेन कोल्ड वार्म कौन से डिग्रीज के ऊपर जो है वो आपका फील होता है। तो ये फैक्ट्स आपकी किताब में ऐसे लिखे हुए हैं, उनको ऐसे ही याद करें। वार्म जैसे टाइप सी फाइबर जो है उसको डिटेक्ट करता है, और जो कोल्ड है ये डेल्टा फाइबर लेमिना 1, 2 और 3 के अंदर जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, फिर अल्टीमेटली लेमिना 4 के अंदर चले जाएंगे। और वेंट्रो आपका जो रेटिकुलर न्यूक्लियस है, जो वेंट्रोबेजल न्यूक्लियस है, और स्मेटोसेंसरी एरिया 1 है, यानी कि जो एंटीरोलैटरल कॉलम आपका जो ट्रांसमिट कर रहा है। और चाहे वो आपका पेलियो है या आपका वो नियो है, जो टाइप सी फाइबर है वार्मथ वाला, वो तो जाहिर है कि आपका पेलियो के साथ चल रहा होगा, और ए डेल्टा जो है वो नियो के साथ चल रहा होगा। तो टाइप सी नीचे आपका ब्रेन स्टेम में खत्म हो जाएगा, और जो वार्मथ का फाइबर है, जबकि जो कोल्ड का फाइबर है वो आपका जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जो है वो पहुंचेगा। सो विद दिस पर्टिकुलर थिंग वी डू कम टू द एंड ऑफ द सेंसरी सिस्टम, यानी कि जो सीएनएस है वो आधा जो है वो कवर अप हो गया है। नाउ अब मैं जो है वो आप लोगों का माइक जो है उसको खोल लेता हूँ, और आप लोग जो है वो डायरेक्टली जो है वो आप सवाल कर सकते हैं। आई एम ओपन टू द क्वेश्चंस। सर ये जो हमने स्टार्ट में बिल्कुल एनालिसिस बात पे पढ़ा, उसमें आपने जब डिसेंडिंग बात पे बताया वो तीनों मिलके आपने कहा स्पाइनल कॉर्ड में वो उसके ए डेल्टा और सी के खिलाफ साइनेप्स कर रहे होते हैं उनके जी अपोजिट। बिल्कुल, तो जी सर बिल्कुल। ए और सी तो खुद थैलमस में नहीं जाके साइनेप्स करते थे, उनका पहला साइनेप्स तो उसमें था थैलमस में। लेकिन उसने लोकल सर्किटरी भी तो डेवलप करनी है ना। जब भी आपका डॉर्सल रूट गैंग्लियन सेंटर अप होगा स्पाइनल कॉर्ड में, तो हम अभी ये बार बार कह रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन 1, 2, 3, 4 डिपेंडिंग कि आप कौन से फाइबर की बात कर रहे हैं उसमें वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो वो एक लोकल सर्किटरी डेवलप कर रहा होता है जो कि आपके उस पर्टिकुलर डर्माटोम के लेवल के ऊपर जो प्राइमरी सेंस होती है उसको सेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है वहां पर, बिकॉज कि आपको रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी चाहिए होती है। तो ये उस पर्टिकुलर जो आपका रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हो रहा होता है, जो लोकल सर्किटरी बन रही होती है, उस लोकल सर्किटरी को जो है ब्लॉक कर रहा होता है। ओके। अच्छा सर, बाद वक्त ऐसा होता है कि मतलब अगर आप बार बार एक काम करते हो तो फिर आपको उसमें पेन फील नहीं होता। जैसे हम नीडल के साथ खेलते हैं, उसको कभी कभी पहले बचपन में हाथ में घुसा दिया करते थे, स्टार्ट में पेन होता था, उसके बाद पेन नहीं होता था, तो ऐसे कैसे होता है? नेवर आई हैव हर्ड के नॉर्मल ह्यूमंस कैन डेवलप दिस कैपेसिटी। अगर ये किसी में कैपेसिटी डेवलप हुई है तो उसका साइकेट्रिक एग्जामिनेशन होना चाहिए।
नॉट पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपसे मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि सर जो हमारे पास फाइबर्स होते हैं सर, जैसे टाइप ए फाइबर, टाइप सी फाइबर्स और ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं सर, ये हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन में साइनेप्स करते हैं, तो क्यों करते हैं सर? ये इनका पर्पस क्या होता है सर? मैंने एक जगह पढ़ा था कि रेटिकुलर फॉर्मेशन में भी साइनेप्स करते हैं। सॉरी, कौन से फाइबर्स? सर जो हमारे पास स्लो पेन और फास्ट पेन के सर हमारे पास फाइबर्स जो होते हैं, तो जी, सर ये हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन में साइनेप्स क्यों करते हैं? बिकॉज के जो पेन है दैट इज द इमरजेंसी सिग्नल जिसने कॉर्टेक्स को बताना है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी एट अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर डर्मेटोम। तो ये आपके ब्रेन को जो है एक्टिवेट करते हैं रेटिकुलर न्यूक्लियाई, दैट इज वाई उनको स्टिमुलेट करना पेन का प्राइमरी मकसद होता है कि जब आपका पेन जो है वो कहीं पर एग्जिस्ट करता हो तो ब्रेन मैक्सिमली एक्टिवेट रहे और अलर्ट रहे, ताकि आपका जो पेन है उसको डील किया जा सके वन वे और अनदर वे, आपको नींद ना आ जाए। ठीक सर, थैंक यू सर। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर्स ऑफ न्यूरॉन्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लाइक जैसे हमने पिछले पाथवेज में पढ़ा था तो हम स्पाइनल कॉर्ड से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कर रहे थे, लेकिन जो जी, हमने आज पाथवे पढ़ा है वो हमने मतलब थैलेमस से हायर सेंटर से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन किया है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इनको? जो भी कोई चीज जो है वो अपने प्राइमरी एरिया से उठेगी वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होगा, ठीक है। और जहां पर उसका टर्मिनेशन हो जाएगा और सिनाप्स बन जाएगा और सिनाप्स के बाद एक नया न्यूरॉन निकल रहा होगा किसी सेंटर से, तो वो आपका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा। सिनाप्स का हो जाना और सिनाप्स के बाद एक नए न्यूरॉन का निकलना जो है वो ऑर्डर को तब्दील कर देता है। जी, एनी मोर क्वेश्चन? सर ये जो हमारे एज यू मेंशन ये एनकेफेलिन्स हैं, सेरोटोनिन, are they acting as an inhibitory neurotransmitter? Yes, of course they are acting as an inhibitory neurotransmitter. So and I assume कि ये सिर्फ पेन ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन्स पे इनके पेन पोस्टसिनेप्टिक सिर्फ पेन ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन्स के ऊपर इसके रिसेप्टर्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है। अदरवाइज माय क्वेश्चन वाज दैट इफ इट्स ऑन नॉट ओनली ऑन पेन, फिर रिफ्लेक्स एक्शन को कैसे रोकते थे? नहीं, वो रिफ्लेक्स नहीं, रिफ्लेक्स ओनली ऑन द only पेन on the वन। pain. तो रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी जो है वो अगर पेन की कैपेसिटी खत्म भी आपकी हो जाए डिटेक्ट करने की, तब भी रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी हो सकती है, बिकॉज के वो पीछे से घूम के एंटीरियर हॉर्न के ऊपर सिनाप्स कर रही होती है लोकल सर्किटरी। Sir, I have a question. Are these natural opiates जो हमने बात की, are they more or जी। less effective than actual externally given opiates or synthetic opiates? Will depend upon the concentration and the type of opiate which we are talking about. Some of them enkephalins, endorphins के बारे में तो कहते हैं कि ये opiate से भी जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये जो आजकल नए टाइप के जो है वो एडिक्टिव्स आए हुए हैं मार्केट के अंदर, जिसको आप मेथाइस बोलते हैं, जो आप एलएसडी बोलते हैं, वो बेसिकली एंडोर्फिन्स के साथ काम कर रहे होते हैं। तो एंडोर्फिन्स के लेवल को इतना बढ़ा देते हैं कि यू सडनली सीम डिटैच्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप एग्जिस्ट करते हैं। तो ओपिएट्स भी जो है वो यही काम करते हैं, इसी रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं। देयर आर डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन एंड द प्योरिटी ऑफ एन एंडोर्फिन और एनकैफ्लिन, उसकी जो है वेरी कर सकती है। जाहिर है अगर आप बाहर से ओपिएट जो है बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में दे देंगे तो फिर वो कॉम्पिटिटिव जो है वो आपका बाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर बाहर वाला जो है वो सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, competition and its purity also. रेक्टल वाला थोड़ा सा बता दें, सीएसएफ वाला सिस्टम। बेटा सीएसएफ अभी मैंने पढ़ाया नहीं ना, वो एनाटॉमी उसकी नहीं पढ़ी ना, तो मैंने आपसे कहा कि जो सीएसएफ आपका बन रहा होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मेनिंजियल सिस्टम से होता हुआ जो बन रहा होता है, उसको ड्रेन भी करना होता है। तो वो एक तरफ से बन रहा होता है और वापस स्पाइनल कॉर्ड में आकर ड्रेन हो रहा होता है, फिर ये वापस ऊपर की तरफ पहुंचता है और ये कॉन्टिन्यूअली सर्कुलेट होता रहता है। जब हम सीएसएफ के ऊपर पहुंचेंगे ना
तो इसकी सर्कुलेशन के ऊपर हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। तो जो आपका टिलेनकेफ्लॉन होता है उसमें जो CSF पड़ा हुआ होता है उसको मेसेनकेफ्लॉन की तरफ और फिर उसको माइलेनकेफ्लॉन की तरफ और मेटेनकेफ्लॉन की तरफ जो है वो पुश करने के लिए या ड्रेन आउट करने के लिए बीच में एक नाली बनी हुई होती है, उसको आप एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस बोलते हैं। तो इसके इर्द गिर्द मिड ब्रेन के अंदर बिकॉज ये पड़ा हुआ होता है, तो इसके इर्द गिर्द जो आपके ग्रे न्यूक्लियाई पड़े हुए होते हैं वो प्राइमरी जो है वो सोर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसके अंदर वो सेंटर्स मौजूद होते हैं जिन्होंने एनकैफ्लिन्स, एंडोर्फिन्स या सेरोटोनिन जो है उसको रिलीज करवाना होता है। अच्छा सर, ये डिसेंडिंग ने क्या रिलीज किया था जहाँ पर उधर उनके खिलाफ नीचे आकर जो एंडोर्फिन्स, एनकैफ्लिन्स और सेरोटोनिन, नीचे आपका सेरोटोनिन भी रिलीज हो सकता है और एनकैफ्लिन्स भी रिलीज हो सकते हैं, लेकिन मेजरली सेरोटोनिन रिलीज हो रहा होता है। तो फिर वो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं अभी क्या रिलीज करें? क्या रिलीज करें? डिफरेंशिएट से क्या मुराद? सेरोटोनिन कब रिलीज करेगा और एनकेफेलिन कब रिलीज करेगा? इकट्ठे रिलीज होते हैं, कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो हमने ट्रैक्स पढ़े हैं तो सर हर मतलब एक ट्रैक में एक पार्टिकुलर डर्मेटोम्स, मतलब सारे डर्मेटोम्स के जो फाइबर्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो सर जब एक पार्टिकुलर डर्मेटोम से जब इंफॉर्मेशन ऊपर जाती है तो सर जो बाकी फाइबर्स हैं वो क्यों इसकी मतलब इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं? क्योंकि वो तो उनको तो रिस्पॉन्ड करना ही नहीं चाहिए एक पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन की हेल्प, कोई ट्रांसमिशन की हेल्प में। I didn't get your question, kindly repeat it. सर जो हमने पाथवे ये डॉर्सल कॉलम या एंटीरोलेटरल कॉलम जो पाथवे हमने पढ़ा उनमें ये है कि सर हर डर्मेटोम के जो फाइबर्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं टू मेक अ बैंड। तो सर जब एक डर्मेटोम से इंफॉर्मेशन ऊपर जाती है हायर सेंटर्स में तो वो उस पाथवे को मतलब उस बैंड के थ्रू ही ऊपर जा रही है ना, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो बाकी डर्मेटोम्स के जो फाइबर हैं जिनकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो क्यों हेल्प कर रहे हैं? मतलब लाइक उनकी हेल्प के थ्रू ही वो इंफॉर्मेशन ऊपर जा रही थी क्योंकि वो बैंड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे। I still didn't get your question. I'm sorry. दोबारा रिपीट करें। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल डॉर्सल कॉलम ट्रैक था उसमें हमने ये बोला था कि एक पार्टिकुलर डर्मेटोम के फाइबर्स जो मतलब जो हमारी ब्रांचेस डिवाइड होती हैं मीडियल और लेटरल और उनके ऊपर फर्दर वो इंटरकनेक्शन होता है हर पार्टिकुलर डर्मेटोम का अपनी ऊपर वाली ब्रांच से भी और नीचे वाली ब्रांच से, मतलब जो नीचे वाला डर्मेटोम है तो एक पार्टिकुलर बैंड बन जाता है जी, जिससे इंफॉर्मेशन हमारी ऊपर हायर सेंटर्स में कन्वे होती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एक पार्टिकुलर डर्मेटोम से हमारी इंफॉर्मेशन हायर सेंटर्स में जा रही है तो वो उस बैंड उस ट्रैक के थ्रू जाती है, लेकिन उस ट्रैक की फॉर्मेशन में बाकी डर्मेटोम्स की फाइबर भी तो इन्वॉल्व हैं, तो फिर हाउ इट इज पॉसिबल कि हमारी उस ट्रैक में दूसरे फाइबर्स भी इन्वॉल्व हो और वो हमारी हेल्प करें उस इंफॉर्मेशन को ऊपर ले जाने के लिए? अगर आप तमाम के तमाम डर्मेटोम से फाइबर्स को अलग अलग से चलाना शुरू कर देंगे तो उसका जो पाथवे है दैट विल बिकम टू लॉन्ग। हर यानी कि जो S5 से चल रहा है उसका पाथवे बहुत लंबा होगा, उसके अंदर इंटरप्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है। और अगर आप C1 से कोई फाइबर उठाया है तो उसका पाथवे जो है वो बड़ा छोटा सा होगा। जितने भी आपके जो है वो फाइबर्स नीचे से उठ रहे होते हैं वो अपने ऊपर वाले सेक्शन के साथ जो है वो इसलिए जो है वो बाइंड कर जाते हैं ताकि उनको जो है एनाटॉमिकल सपोर्ट मिली रहे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन वो अपने स्पेसिफिक डर्मेटोम से अलग से लेकर चल रहे होते हैं। उनका जो कनेक्शन होता है वो एनाटॉमिकल ग्राउंड्स के ऊपर होता है और एनाटॉमिकल ग्राउंड्स के ऊपर कनेक्टिविटी जो है वो बैंड को एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो लेबर लाइन प्रिंसिपल के तहत जो है ऑर्गेनाइज्ड रखती है। ओके, थैंक यू सर। सर ये जो फास्ट और स्लो पेन वाली कहानी है ये तो सिर्फ एंटीरोलेटरल सिस्टम में है, डॉर्सल वाले में तो नहीं है। कौन सी कहानी मैडम? मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, मुझ पर इल्जाम न लगाएं। सही फास्ट और स्लो फाइबर्स वाले जो है सिस्टम पेन वाला फास्ट, हाँ एंटीरोलेटरल में है ना, डॉर्सल में तो नहीं है ये? एंटीरोलेटरल में नहीं, डॉर्सल में नहीं है जी। फिर सर अगर हमें कोई एक्यूट पेन होता है तो वो डॉर्सल से नहीं जा पाएगा, सिर्फ नहीं जी, नहीं, डॉर्सल से नहीं जाएगा, एंटीरोलेटरल से ही जाएगा जी। अच्छा, और सर जो हमें अगर कोई कोहनी पर दरवाजा लगता है तो मतलब यहाँ का पेन बाकी सारे पेन से अलग क्यों होता है? वो हड्डी जो है ना उसके ऊपर डायरेक्टली आपको जाकर लगता है तो उससे स्किन जो है वो डैमेज नहीं हो रही होती, जो बोन के ऊपर पेरियोस्टियम पड़ा हुआ होता है उसके ऊपर जो आपके पेन रिसेप्टर्स पड़े होते हैं वो भी एक्टिवेट होता है। किसी भी आप बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर
चोट लगेगी तो बोनी प्रोमिनेंसिस चोट जो है वो इसलिए ज़्यादा पेनफुल होती है बिकॉज कि उसमें सिर्फ स्किन या मसल जो है उसके पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होते, बल्कि पेरियोस्टियम भी एक्टिवेट हो रहा होता है। पेरियोस्टियम के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव सप्लाई होती है पेन रिसेप्टर्स की। ये फिर फास्ट पेन वाले से जाते हैं? फास्ट पेन वाला पाथवे होता है जी। सर ये आपने जो फास्ट पेन वाली बात की है सर, जो फास्ट पेन वाले फाइबर्स होते हैं सर, ये हमारे पास वेंट्रो बेसल कॉम्प्लेक्स जो होता है सर थैलेमस में, वहां पे रिले करते हैं सर डोर्सल कॉलम के फाइबर्स के साथ सर। हाँ, तो फिर कनेक्शन तो हुआ सर इनका डोर्सल कॉलम से सर। डॉर्सल कॉलम के मेरे- साथ कहाँ थैलेमस में कम्युनिकेट करते हैं? नहीं जी भाई, थैलेमस के अंदर वेंट्रोबेसल में डिफरेंट होता है। डॉर्सल कॉलम का न्यूक्लियस डिफरेंट होता है और जो आपका पेन पाथवे होता है उसका न्यूक्लियस डिफरेंट होता है। जब हम थैलेमस में पहुंचेंगे उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक। चलें जी, तो फिर अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात जो है वो ईद के बाद होगी, नहीं ईद यानी कि आपके असेसमेंट के बाद होगी, और फिर हम लोग जो है वो मोटर सिस्टम जो है उसको जो है वो स्टार्ट कर रहे होंगे। सिर्फ एक इसमें से चीज होगी जो कि हम छोड़ देंगे और कभी कैंपस स्टार्ट होगा तो हम उसको करेंगे, दैट वुड बी स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स, या जितने भी आपके सीएनएस के लीजन्स है उसको फिलहाल छोड़ दिया जाएगा। मैं नहीं समझता कि मैं उसको जो है वो ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ, और वो शायद पढ़ाया भी नहीं जा सकता। बाकी तमाम चीजें जो हैं जिसको हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। So have very merry holidays ji. Stay home, stay safe and kindly act sensible. Wish you all the best. A very happy Eid in the advance, and I'll see you after the holidays inshallah. खर्ची तो भेज दे सब बच्चों को। क्या करूं? खर्ची ईद की। ईद की खर्ची भेज दूं? मैडम तुम लोगों में जिसकी शादी हो रही है वो बता दे, फिर उसको भेज देता हूँ। All right, I'll see you ji. Take care. Allah Hafiz.